अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज आपने स्टोरीज जानी, ये स्टोरीज सब की सब बहुत दिलचस्प हैं और कोशिश करेंगे कि आपको तमाम की डिटेल ऐसे बताएं कि आपको पूरी तरह से वो समझ में आ जाए जी। और सबसे पहली स्टोरी जो हम शुरू करने वाले हैं वो है जी नेतन्याहू के हवाले से। नेतन्याहू जैसे ढीठ आदमी ने माफी मांगी है, और माफी मांगी है ऐसे कि जैसे किसी ने पास बैठा के कोई थप्पड़ छप्पड़ मारे और कहा चल फोन कर। तो इस तरह से कोई स्टोरी बनी, और उसके बाद उससे बड़ी एक डेवलपमेंट हो गई। वो डेवलपमेंट इस तरह से हुई कि नेतन्याहू को साथ खड़ा करके पाकिस्तान की तारीफें शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब मैं तो लिटरली हैरान हो गया कि पाकिस्तान का जादू है या पता नहीं इंडिया की नौसत है, क्या चीज है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का लाडला हो चुका है। तो पूरी स्टोरी आपको यह बताते हैं कि नेतन्याहू की माफी क्या है, फलस्तीन के साथ क्या होने जा रहा है, और पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया जा रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ नेतन्याहू की मुलाकात थी, और इस मुलाकात में जब वो ओवल ऑफिस गए, यानी अमेरिका के वाइट हाउस, और वाइट हाउस के इंतहाई अहम जगह जिसको ओवल ऑफिस कहते हैं, ओवल शेप में अंडे की तरह की है तो इसलिए ओवल ऑफिस कहा जाता है। वो बेसिकली प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है। वहाँ पे जब वो गए और वहाँ पे फिर ज़ाहिर है सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मुझे लगता है कि उन्होंने उसको मजबूर किया होगा, नेतन्याहू को कहा होगा कि आपने फौरी तौर पर कतर से फ़ोन करके माफ़ी मांगनी है। तो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से नेतन्याहू ने जो अमीर कतर हैं, उनका नाम जो है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान सानी है, उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके जो उन्होंने कतर के ऊपर 9 सितंबर को हमला किया तो उसकी माफ़ी भी मांगी, और जो कतरी वहाँ पे शहीद हुए उनकी माफ़ी भी मांगी। और उसके बाद उन्होंने यकीन दिलवाया कि आइंदा कतर के ऊपर कोई हमला इसराइल की तरफ से नहीं होगा। दो चीज़ें उन्होंने की, और ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू है। असल इशू ये है कि अगर अब कतर इनको माफ़ कर देता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले उन्होंने धमकी दी थी कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और हम इसका बदला लेंगे, तो उससे फिर मुझे लगता है कतर वापस हो जाएगा। और अब अगर कतर माफ़ कर देता है, वापसी का रास्ता अख्तियार करता है, तो ओआईसी का जो इजलास था उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद अगर दोबारा कभी ये वाक़या होता है तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस्लामी दुनिया फिर कतर को कोई सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि कतर ने पूरी इस्लामी दुनिया को एक जगह पे खड़ा करके अपना मामला खुद सेटल कर लिया। अमीर कतर को ये चाहिए था कि वो उनसे कहता कि ठीक है, आपकी ऑफर आ गई है, मैं इसे दोबारा ओआईसी में लेके जाऊंगा, मैं अपने तमाम बरादर इस्लामी मुल्कों से डिस्कस करूंगा, और अगर वो सब ये कहते हैं कि ठीक है मैं माफ़ कर देना चाहिए तो फिर माफ़ करूंगा। इस तरह मैं अकेला ये फैसला नहीं कर सकता। और अगर कतर ने ये जवाब दिया तो बहुत शानदार बात है, और अगर कतर ने ये जवाब नहीं दिया तो एक और सफारती लिहाज से वो एक गलती कर गए हैं जिसका उनको नुकसान आइंदा आने वाले दिनों में होगा। अब दोबारा को वहां पे सूरत ऐसी डेवलप होती है तो ओआईसी कतन कतर के साथ खड़ी नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, आप चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। चौधरी साहब, इसी टॉपिक को बल्कि कंटिन्यू ना कर लें। हाँ वो ना, ठीक है, जरा ठीक वो है। बता अभी दें। नेतन्याहू और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। नेतन्याहू के सामने खड़े हो के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ की उन्होंने खुल के, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो फार्मूला है, पीस फार्मूला है गजा का या फ़लस्तीन का या फिर मशरक़ वस्ता का, उसको पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। साथ उससे पहले क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक ट्वीट आ गई थी जिसके अंदर उन्होंने वेलकम किया था कि ये 20 निकात का जो फार्मूला है, पीस रिकॉर्ड है, उसको हम तस्लीम करते हैं, और उन्होंने खैर मकतम उसका किया था। ठीक है। अब ये जो 20 निकात का एक फार्मूला है, ये ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 8 इस्लामी मुल्कों के सरबराह उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे उनके सामने रखा था, और उस वक्त ये सब एग्री कर गए थे, और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा था कि मैं अब नेतन्याहू से डिस्कस करूंगा, और अगर वो एग्री कर जाते हैं तो फिर आपको मैं मुतला करूंगा, और फिर उसके बाद ये अमन कायम हो जाएगा पूरे खित्ते में। तो मुझे लगता है कि वो 20 निकात अब नेतन्याहू के सामने रखे गए होंगे, और नेतन्याहू ने उसी वजह से शायद कतर से माफ़ी मांगी, और उसके बाद उन 20 निकात के ऊपर अमल दरामद के लिए उसने हामी भर ली। और ये अब नया अकार्ड हो रहा है। ये जो नया अकार्ड होगा इसके अंदर क्या होगा कि इसराइल भी ऑन बोर्ड होगा, और ये 8 इस्लामी मुल्क जो हैं वो भी होंगे, क्योंकि अब 8 इस्लामी मुल्क एक साइड पे और दूसरी साइड पे इसराइल, और ये 8 इस्लामी मुल्क वो हैं जो अमली कदम उठाने के लिए तैयार हैं इसराइल के खिलाफ। ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये कार्ड अनकरीब होने वाला है, और उसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो एक तो ये है कि इसराइल को तस्लीम करेगी मुस्लिम वर्ल्ड। इससे पहले जब ये इब्राहिम कार्ड हुआ था तो उसमें सऊदी अरेबिया ने भी तस्लीम करना था, जैसे कि सारे अरब मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था, जिसमें यूएई के अंदर एम्बेसी बन गई, कतर के अंदर एम्बेसी बन गई, और साथ बहरीन के अंदर उन्होंने दरवाजे खोल दिए अपने। तो उसके बाद अब सऊदी अरेबिया की बारी थी, लेकिन सऊदी अरेबिया ने महसूस ये किया कि अगर हम ये इतना बड़ा कदम उठाते हैं तो हो सकता है कि अंदर से आवाज़ उठनी शुरू हो जाए, लोग सड़कों के ऊपर आ जाएं। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान की मदद ली कि जी पाकिस्तान तस्लीम करेगा तो हम करेंगे। पाकिस्तान ने भी उस वक्त ये मदद ली कि जब तक सऊदी अरेबिया तस्लीम नहीं करता हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट अरबों का और इसराइल का, यहूदियों का, हमारा नहीं है। तो अगर सऊदी अरेबिया मान जाता है तो हम उसके इत्तेहादी हैं, हम भी उसका फैसला कर लें। अब ये जो फैसला हुआ है, ये जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, अब ये दोनों पाबंद हैं कि अगर सऊदी अरेबिया तस्लीम करता है उसको तो पाकिस्तान भी उसको तस्लीम करेगा। तो मुझे लगता है कि ये उस तरफ जा रहे हैं, और इब्राहिम कार्ड जो है ना, एक कार्ड उसको तस्लीम किया जाएगा, और उसको तस्लीम करने के साथ ही पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों इसराइल को मान लेंगे, लेकिन शर्त यही होगी कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत बनेगी। अब अगर ये फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत बन जाती है, अमेरिकन और यूएन और यूरोपियन उसको गार्ड करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, और सारी मुस्लिम
उम्मा मान जाती है तो फिर हमें क्या एतराज़ है? कोई तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा प्ले अप कर रही है। वो कह रही है देखो इन्होंने इसराइल को मान लिया और गवर्नमेंट यही चाहती थी, इसलिए इमरान खान को जेल के अंदर रखा गया था। लेकिन मसला ये है कि इसको सिर्फ पाकिस्तान नहीं मान रहा है, इसको सारी मुस्लिम उम्मा मान रहे हैं, या फ़लस्तीनी खुद मान रहे हैं। जब इजिप्ट मान रहा है जो उसका हमसाया है, जब जॉर्डन मान रहा है जो उसका हमसाया है, जब सीरिया मान रहा है जो उसका हमसाया है, जब लेबनान मान रहा है जो उसका हमसाया है, जो टर्की मान रहा है जिससे वो थोड़े से फासले पे है, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद कतर है, फिर बहरीन है और फिर यूएई है। तो जब ये सारे इस्लामी मुल्क, बड़े इस्लामी मुल्क जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ये ज़हन में रखें कि इसराइल के आगे पीछे 22 इस्लामी मुल्क हैं और ये 22 इस्लामी मुल्क अगर तस्लीम कर रहे हैं जो उसके करीब तरीन है, तो फिर हमें क्या एतराज़ हो सकता है? हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं। अच्छा चौधरी साहब, अभी तक तो सिर्फ डीवेपनाइज करने की बात कर रहे हैं कि सर असला निकालना, फौज वहां से निकालना, इसकी बात तो वो हो रही 20 जो है ना नकात उसके अंदर है, उसके अंदर ये भी है कि यरगमाली रिहा करेंगे और यरगमाली जब रिहा करेंगे तो हमास के ऊपर इसराइल अटैक नहीं करेगा, उनको रास्ता देगा कि वो निकल जाए सर। ओके। लेकिन मुझे ये डाउट है कि उनके ऊपर हमला नहीं होगा, क्योंकि इसराइलियों की हिस्ट्री है कि चुन चुन के मार लेते हैं बाद में। तो ओके। जहां जहां वो जाएंगे हमास के लोग ये उनको आइडेंटिफाई करके ये वहां पे उन्हें असैसिनेट करेंगे। तो बहरहाल वो होगा। और इसके साथ साथ ये है कि डीवेपनाइज किया जाए, पूरे खित्ते के अंदर कोई हथियार नहीं होगा। लेकिन अब अगर फर्ज करें फलस्तीन के अंदर हथियार नहीं होगा, इसराइल जो है वो एटमी पावर भी होगा, साथ रोजाना की बुनियाद पर जहाज भी बना रहा होगा, तोपे भी बना रहा होगा, मिसाइल भी बना रहा होगा, तो फिर कौन रोकेगा उसको? अच्छा साहब, तो डीवेपनाइजेशन में फिर मेरा ख्याल है कोई और करना पड़ेगा, मुस्लिम वर्ल्ड को अपनी फौज बना के वहां रखनी पड़ेगी ताकि इसराइल को रोका जा सके। ये तो बड़ी ज्यादती है कि इस साइड पे आप कह रहे हैं कि कोई खंजर भी नहीं रख सकता और दूसरी साइड पे उनको इजाजत दी जा रही है कि जो मर्जी कर लें आप। बिल्कुल ठीक है। और फील्ड मार्शल और हमारे वजीर आजम के पास कौन सी जादू की छड़ी है चौधरी साहब? देखो जादू की छड़ी, दो जादू की छड़ियाँ हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है और इस्लामी न्यूक्लियर पावर होना एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा भी है और इसका बड़ा फेट है एक। दूसरा, ये जो इंडिया को हमने शिकस्त दी है ना, इसने पूरी दुनिया का टेबल टर्न कर दिया और पाकिस्तान की इज्जत में बहुत इजाफा हुआ है। और जो वेस्टर्न पावर्स है वो महसूस करती हैं कि अगर पाकिस्तान को हमने अपने साथ ना मिलाया तो इन्होंने मुसलमानों के साथ मिलके, दूसरी स्टेट के साथ मिलकर बहुत बड़ा गदर मचाना है। तो वो अब उसको अपने साथ एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये इज्जत जो है ना पाकिस्तान को मिली है और उस इज्जत की बुनियाद पर फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर इस पोजीशन में हैं कि वो बड़े बड़े फैसले कर सकें और वो बड़े बड़े फैसले भरपूर कर रहे हैं, भरपूर तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मैंने कुछ सुना जी, जब ये बात हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से पिछले दिनों में, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने वेट से ज्यादा पंच कर रहा है, कि इतना आपका वजन नहीं है जितने मुक्के आप मार रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पहली दफा पाकिस्तान अपने वेट के बराबर पंच कर रहा है। इससे पहले हम जरा नीचे होकर रहते थे मर्जी से इतनी। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे जी। राहुल गांधी साहब को जान का खतरा है और जान का खतरा किससे? नरेंद्र मोदी से। ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे और आपको अंदाजा होगा कि बीजेपी जैसी हुकूमत अगर किसी मुल्क पे नाफिज हो जाए तो उसका क्या हाल होता है। अब देखिए, कांग्रेस क्योंकि बानी पार्टी है इंडिया की और जो गांधी फैमिली थी वो बड़ी फैमिली थी, नेहरू फैमिली बेसिकली है। तो नेहरू फैमिली जो थी ना, उसने बड़ा कमाल किया था। खुद नेहरू साहब जो हैं वो बहुत बड़ा तवील अरसे तक प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी रही, फिर राजीव गांधी रहे और अब ज़ाहिर उनकी थर्ड जनरेशन है जो अब राहुल गांधी है और उनकी बहन है प्रियंका हाँ जी गांधी। तो वो सब लोग जो है ना वो ज़ाहिर लाइन में हैं। लेकिन फिर उसके बाद मनमोहन सिंह के बाद ना बहुत डिक्लाइन हुआ इसको, कांग्रेस को, और उसकी जगह बीजेपी ने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया और वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर छा गई। तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदू वोट जो था उसको कैप्चर कर लिया। तो उससे पहले कांग्रेस बड़ी लिबरल थी, तो लिबरल पार्टी जो थी वो मार खा गई एक शिद्दत पसंद पार्टी के हाथों। उसके बाद फिर बड़ा अरूज देखा बीजेपी ने और बीजेपी जो है वो छा गई। अब ये जो जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, इसके अंदर दोबारा कांग्रेस को किक मिली है। ठीक है। तो राहुल गांधी जो है वो दोबारा एक लीडर के तौर पर मर्ज हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सीसा है ना जी, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा। तो डेमोक्रेसी के अंदर यही होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ी पार्टी जो है बीजेपी का जो मुकाबला करने वाली कांग्रेस पार्टी। अब नरेंद्र मोदी जो है ना, उनका जहाज सिंक कर रहा है, वो डूब रहा है सारा, उसके साथ पूरी बीजेपी डूब रही है। तो उसका फायदा ये हुआ कि कांग्रेस जो है ऊपर रही है और राहुल गांधी बड़ा लीडर बनकर साबित हो रहा है। तो अब वो बहुत परेशान है बीजेपी के लोग और राहुल गांधी के खिलाफ वो हर किस्म की हरकतें भी करते रहते हैं और मुंह से छोले भी उगलते रहते हैं। तो अब बीजेपी के एक तर्जुमान है पिंटू महादेव और केरला के साथ इनका ताल्लुक है, केरला स्टेट, मनीषा केरला जो है ना, आपको पता होगा आपको, है उनकी स्टेट है, ये स्टेट है और बड़ी स्टेट है, पुरानी स्टेट है बिल्कुल, और साउथ की तरफ है। तो ये उसके वहाँ से ताल्लुक रखते हैं। वहाँ एक चैनल के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी राहुल गांधी ने उसके सीने में गोली मारनी चाहिए, इस तरह करके उन्होंने कहा सीने में गोली मारनी चाहिए। और ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं बीजेपी के, तर्जुमान है उनके, ओके तर्जुमान है उनके। तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा शोर हो गया कि यार ये किस लेवल पे चली गई है पॉलिटिक्स। कभी ये जो क्रिकेट मैच है उसको ये संतूर डिक्लेयर कर देते हैं और ऑपरेशन संतूर डिक्लेयर कर देते हैं, और कभी राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर है उसके सीने में गोली मारने का कह देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे फाशिस्ट इकट्ठे हो गए हैं और इनकी नज़र में ना कोई हमसाया है, ना कोई दोस्त है, ना कोई सियासतदान है। तो रवादारी कहाँ गई, वो जो जिसकी हिंदुस्तान या इंडिया बहुत ज़्यादा तारीफ किया करता था या पूरी दुनिया में तारीफ होती थी। तो वहाँ पे ये बड़ा फटा
पड़ गया हुआ है। अब ये ज़हन में रखो कि ये राहुल गांधी जो फैमिली है ना, ये कितनी मजलूम फैमिली है। इसकी दादी जो थी इंदिरा गांधी, उसको मार दिया गया था, फिर इनके जो वालिद हैं उसको कत्ल कर दिया गया था, और वो भी खुदकुश हमले में, राजीव गांधी जो है। और अब राहुल गांधी के बारे में लिहाजा ये बहुत कुर्बानियां होती है। बिल्कुल इस तरह जो भुट्टो फैमिली है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी है, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी। अब अगर इस किस्म की बात अगर कोई बिलावल के साथ करेगा तो ज़्यादती है ना, बहुत ज़्यादा घटिया हरकत है, घटिया बहुत घटिया। घटिया। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई इंडिया में इस वक्त। अभी कांग्रेस ने ट्वीट किया अच्छा खासा इसके ऊपर, एहतजाज कर रही है कांग्रेस, लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। चौधरी साहब ने कहा जी कि शिप डूब रहा है बीजेपी का। मुझे हैरानगी हुई थोड़ी सुन के कि मतलब मोदी के लिए डूबने के लिए तो मतलब चुल्लू यार भर भी फिर वही काफी है। बात हुई, इस किस्म की बातें नहीं किया करो, बुरा नहीं, लगता है एक बात बताएं। यार। डिसेंट रहा कर यार, अच्छा, इनडिसेंट अच्छा, मैं इनडिसेंट हो रहा हूँ।